हाय फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए न्यू टॉपिक अरस्तु। हमने लास्ट वीडियो में प्लेटो की थ्योरी और उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, जो हर एग्जाम में हर क्वेश्चन आता ही है। प्लेटो का जरूर आता है, अरस्तु का भी आता ही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अरस्तु के जीवन परिचय व कुछ उनके विचारों के बारे में। तो आइए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूले। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा अरस्तु। ठीक है, अरस्तु का स्टार्ट करते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 384 बीसी में। ठीक है, इनकी डेथ कब हुई थी? 322 बीसी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मैसिडोनिया। मैसिडोनिया के स्टेगिरा में। मैसिडोनिया के स्टेगिरा में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, स्टेगिरा में जन्म हुआ था। मैसिडोनिया, हिंदी में इसको मकदूनिया भी बोलते हैं कहीं कहीं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, इसे हिंदी में मकदूनिया बोलते हैं। तो मैसिडोनिया के मकदूनिया शहर में इनका जन्म हुआ था। इनके फादर का नेम था, इनके फादर का नेम था निकोमैचस। निकोमैचस, ठीक है, इनके फादर का नाम था निकोमैचस। निकोमैचस, ठीक है, ये इनके फादर का नाम था निकोमैचस। तो चलिए आगे हम इनके जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं। जब ये 17 इयर्स के थे तो ये प्लेटो की शिक्षा पद्धति से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, प्लेटो की शिक्षा पद्धति से प्रभावित हुए तो इसलिए ये कहाँ आ गए थे? एथेंस आ गए थे। एथेंस में इन्होंने अकादमी में एडमिशन लिया था। ठीक है, अकादमी में इन्होंने एडमिशन ले लिया था 17 ईयर की, जब ये 17 ईयर के थे। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने, जब तक प्लेटो की मृत्यु नहीं हुई, यानी कि प्लेटो की मृत्यु कब हुई थी? 347 में। ठीक है, 347 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, यानी कि नेक्स्ट अपने 20 ईयर्स तक, 20 साल तक ये वहीं पे रहे थे एथेंस में। एथेंस में ही इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद में जब प्लेटो की मृत्यु हो जाती है 347 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये एथेंस से चले जाते हैं वापस। ठीक है, प्लेटो की मृत्यु हो जाती है 347 में। हाँ, और एक और बात, ये अकादमी में एडमिशन लिया था तो उस टाइम पे प्लेटो ने इनको बोला था, ये इनके लिए बोला था कि ये अकादमी के मस्तिष्क है। ठीक है, मतलब प्लेटो जो थे इनसे इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अरस्तु को बोला था कि अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क कहा था। किसने? प्लेटो ने। ठीक है, ये फेमस कोट्स है, इसको याद रखना। ये प्लेटो ने ये बात कही है अरस्तु के लिए, क्योंकि अरस्तु बहुत ज्यादा बुद्धिमानी थे, इसलिए। ठीक है, अब होता क्या है, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो वहां पे फिर वो रहते नहीं है। उसी टाइम पर क्या होता है कि एशिया माइनर, यानी कि ईरान में है एशिया माइनर, तो वहां के राजा होते हैं एशिया माइनर। ये एशिया माइनर चले जाते हैं इनकी मृत्यु के बाद में, यानी कि ईरान में एशिया माइनर चले जाते हैं ये। वहां के राजा होते हैं हर्मीज। देखिए, कहीं कहीं हर्मीज भी होगी और कहीं कहीं हर्मियाज भी होगा। कहीं कहीं हर्मियाज भी होगा नाम, तो कंफ्यूज मत होना। तो इनको बुलाते हैं। ठीक है, तो ये वहां पे चले जाते हैं, इनको वहां से हर्मियाज इनको बुलाते हैं। तो वहां पे जाकर मैं इसको रफ कर दूं, थोड़ा रफ करना पड़ेगा। तो
हर्मीज इनको बुला लेते हैं, वहां पे जाकर ये एक अकादमी की शाखा की स्थापना करता है, अकादमी की शाखा की स्थापना करते हैं, अकादमी की कोई शाखा, न्यू शाखा की स्थापना करते हैं वहां पे अरस्तु। ठीक है। और जो हर्मियाज जो रहते हैं उन्होंने इनको निमंत्रण दिया था, तो उसके टाइम पे क्या होता है कि हर्मियाज अपनी पुत्री की शादी इनसे अरस्तु से करा देते हैं। ठीक है, अरस्तु से करा देते हैं। उसके बाद में 3 साल इनके बहुत अच्छे करते हैं वहां पे, ये 3 साल तक वहां पे रहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, ये वहां पे 3 साल तक रहते हैं। ठीक है, 3 साल तक वहां पे रहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, 342 बीसी में 342 बीसी में इन्हें मकदूनिया बुलाया जाता है, मैसिडोनिया, इन्हें मैसिडोनिया बुलाया जाता है। मैसिडोनिया के राजा होते हैं, किंग होते हैं वहां के फिलिप, वहां के राजा होते हैं फिलिप। ठीक है, वहां के राजा होते हैं फिलिप, उनके द्वारा इनको बुला लिया जाता है, अरस्तु को 342 बीसी में। बुलाते क्यों है वो, बात करते हैं इनके बारे में। वो क्यों बुलाते हैं, ये बुलाते हैं, इनका एक पुत्र होता है 13 ईयर ओल्ड। ठीक है, 13 ईयर ओल्ड होता है, उनका नाम होता है सिकंदर। ठीक है, सिकंदर को पढ़ाने के लिए अरस्तु को मकदूनिया के राजा फिलिप निमंत्रण देते हैं। ठीक है, उनको बुलाते हैं वहां पे। तो ये अरस्तु क्या होता है कि 342 में अपना मकदूनिया चले जाते हैं वहां पे सिकंदर को पढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर वहां पे वो 6 साल तक वो मकदूनिया रहते हैं, 6 साल तक वो मकदूनिया में रहते हैं, स्टे करते हैं आराम से। फिर क्या होता है 335 बीसी में जो सिकंदर होते हैं इनको राजगद्दी मिल जाती है। इनको जब राजगद्दी मिल जाती है तो अरस्तु का काम खत्म हो जाता है। ठीक है, इनको राजगद्दी मिल जाती है तो अरस्तु का काम खत्म हो जाता है। तो क्या होता है कि अरस्तु वापस एथेंस आ जाते हैं। और एथेंस में आके वो अपना एक निजी शिक्षालय खोलते हैं जिसका नाम होता है लीसियम। कहीं लाइसियम भी होगा, इंग्लिश में लाइसियम बोलते हैं, हिंदी में लीसियम बोलते हैं उसको। ठीक है, तो लीसियम अपने शिक्षण संस्थान की वो स्थापना करते हैं, लीसियम की स्थापना करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, लीसियम में वो वहां पे 12 वर्ष तक वो पढ़ाते हैं, 12 वर्ष तक उसके प्रधान रहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, और इस टाइम पर उनको सिकंदर की काफी हेल्प मिलती रहती है, क्योंकि सिकंदर का वो बहुत सम्मान करते हैं। सिकंदर उनके गुरु थे, सिकंदर अरस्तु का बहुत सम्मान करते हैं। सिकंदर की काफी हेल्प मिलती रहती है अरस्तु को एथेंस में। तो इसके बाद क्या होता है कि 322 ईस्वी में रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर क्या होता है 322 बीसी में सिकंदर की डेथ हो जाती है। मकदूनिया विरोधी दल को एथेंस में सत्ता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, एथेंस में सत्ता प्राप्त होती है। और फिर क्या होता है, तो उस दल ने अरस्तु को भी मारने की कोशिश की। जो विरोधी दल होता है वहां पे, विरोधी दल होता है एथेंस में, वो क्या करता है कि तो वो अरस्तु को भी मारने की कोशिश करते हैं। क्यों मारने की कोशिश करते हैं अरस्तु को? क्योंकि उनका मानना था कि अरस्तु जो है एक नास्तिक इंसान है। ठीक है ना, उसका धर्म के प्रति विश्वास नहीं है। अरस्तु का धर्म के प्रति विश्वास नहीं है, ऐसा कहना विरोधी दल का था, जो कि जिन्होंने एथेंस में सत्ता स्थापित की थी। ठीक है तो वो अरस्तु को मारने की कोशिश करते हैं।
तो इससे क्या होता है ना, अरस्तु वहां से भाग जाते हैं और जाते जाते अरस्तु वहां से चले जाते हैं और जाते जाते वो एक बात कहते हैं, ये इनका फेमस कोट्स है, मैं उसको यहाँ लिखवा देती हूँ। वो उसका अरस्तु का फेमस कोट्स है, ये उसको नोट डाउन जरूर करिएगा, ये एग्जाम में भी आ रखा है, एग्जाम में भी पूछा गया है। उन्होंने बोला था कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन शास्त्र नहीं, ओनली दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार अपराध करने का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये उनका फेमस कोट्स है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये उन्होंने जाते जाते बात कही। ठीक है, इसके बाद वो चले जाते हैं और 322 बीसी में ही उसी साल उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आइए अब कुछ और बातें कर लेते हैं, जैसे कि इन्होंने किस किस चीज की रचना की है। इन्होंने बहुत सारे विषयों में रचना की है, जैसे कि इन्होंने जैसे कि बहुत सारी चीजों में इन्होंने अपना योगदान दिया है, जैसे कि भौतिकी, अध्यात्म, कविता, सारे क्षेत्रों में इन्होंने अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया। ठीक है ना, मतलब हर चीज में इन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है। नाटक, बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति थे। तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन्होंने हर चीज पर अपने विचार दिए। ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं छोड़ा जहाँ पे इन्होंने अपने विचार न दिया हो। जीव विज्ञान, ठीक है, तो ऐसे ही कई विषयों पर इन्होंने अपने बहुत सारे विचार दिए। चलिए इनकी बुक्स की बात कर लेते हैं। इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और करीबन 400 बुक्स हैं इनकी। ठीक है, बट कुछ जो फेमस हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे मेन और सबसे जो एकदम फेमस ग्रंथ है इनका, वो है इनका पॉलिटिक्स। ठीक है, इसके बारे में बारकर ने एक बात कही है। एक फिलोसोफर है हमारे, बारकर एक फिलोसोफर है। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने बोला कि यह श्रेष्ठ रचना है। उन्होंने बोला है जो अरस्तु की है ना पॉलिटिक्स, यह श्रेष्ठ रचना है। ठीक है, ये बात बारकर ने बोली है पॉलिटिक्स के लिए। ठीक है, एक बुक इनकी पॉलिटिक्स हो गई। सेकंड की बात करते हैं हम, एक है इनकी एथिक्स। ठीक है, अलंकार शास्त्र के बारे में इन्होंने नीति शास्त्र के बारे में इन्होंने, नैतिकता के बारे में इसमें बात करी है। ठीक है, नैतिकता के बारे में, नीति शास्त्र के बारे में इन्होंने इसमें बात करी है। ठीक है, थर्ड इनकी बुक है एक रिटॉरिक, इसमें अलंकार शास्त्र के बारे में बात करी है। अलंकार शास्त्र के बारे में, ये नीति शास्त्र के बारे में है, ये राजनीति शास्त्र के बारे में है। ठीक है, एक और बुक के बारे में बात करते हैं हम, पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स। अब इसके बारे में खुद उन्होंने, अरस्तु ने क्या बोला है कि कविताएं चापलूसी में नहीं लिखनी चाहिए। इसके बारे में ही मतलब
इन्होंने जब बुक लिखी थी तो उन्होंने एक फेमस कोट दिया, इन्होंने बोला कि कविताएं कहाँ लिखो, लिखा नहीं जा रहा, कब, एक सेकंड मैं इसको इधर लिख देती हूँ। इन्होंने इसके बारे में ये लाइन बोली, कविताएं चापलूसी में कविताएं चापलूसी में नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, कविताएं चापलूसी में नहीं लिखनी चाहिए, ये इन्होंने बोला था। चलिए इनकी अब आगे बात कर लेते हैं इनकी शैलियों के बारे में। इन्होंने कौन कौन सी शैली यूज करी है अपने ग्रंथों को लिखने के लिए, अपने विचार देने के लिए। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए इन्होंने 4 शैलियों का यूज किया है, बात कर लेते हैं। पहली जो शैली है, इनकी जो शैली है वो है ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक विधि को यूज करने वाले ये सबसे पहले व्यक्ति थे। ठीक है, सबसे पहले विचारक थे जिन्होंने ऐतिहासिक विधि का यूज किया था। ठीक है, ऐतिहासिक विधि को हम ऐसे जान सकते हैं कि इन्होंने ना उस टाइम पर जो नगर राज्य थे, जो भी थे, तो उनमें ना 158 कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने पढ़ा था। 158 संविधानों को इन्होंने रीड किया था। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने अपने विचार वगैरह दिए थे। पहले इन्होंने सब कुछ समझा जाना। ठीक है, तो 158 संविधानों को इन्होंने पढ़ा था। तो ऐतिहासिक विधि हो गई। फिर आती है आगमनात्मक विधि कह लो या शैली कह लो, वटेवर। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है, अब हम थर्ड बात कर लेते हैं, सौदेश्यपूर्ण शैली। स्वदेशीयपूर्ण शैली में क्या होता है, यानी कि इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है कि हर विषय का अपना एक उद्देश्य होता है। हर विषय का अपना एक उद्देश्य होता है। अपना एक कारण होता है। कुछ भी वजह है, कुछ भी बात है, तो हर बात का एक उद्देश्य होता है, हर बात का एक कारण होता है। तो स्वदेशीयपूर्ण विधि का इन्होंने यूज किया। ठीक है, एंड लास्ट वन इज विश्लेषणात्मक। यहाँ लिख के नहीं जाएगी, मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख देती हूँ। यहाँ पे विश्लेषणात्मक विधि। ठीक है, इनका भी यूज किया था, इसका यूज भी किया था उन्होंने। इसका मतलब जैसे कि उन्होंने राज्य उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया है, जो उसके संबंधी जो विचार दिए ना, इन्होंने राज्य संबंधी जो विचार दिए हैं उसमें इन्होंने विश्लेषणात्मक विधि का यूज किया है। ठीक है, राज्य संबंधी विचारों में इन्होंने विश्लेषणात्मक विधि का यूज किया है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं उनके कुछ विचारों के बारे में। यहाँ हमने उनके जीवन परिचय के बारे में जान लिया, शैलियों के बारे में जान लिया। हाँ जी, चलिए अब इनकी शैलियों के बारे में तो बात हो गई है। हमने देख लिया कि इन्होंने कौन कौन सी विधि यूज करी थी। ठीक है, इन्होंने 4 तरह की विधि यूज की थी, ऐतिहासिक विधि, आगमनात्मक पद्धति और स्वदेशीयपूर्ण विधि और विश्लेषणात्मक शैली। ठीक है, चारों इन्होंने यूज की थी। ठीक है,
ऐतिहासिक विधि यूज करने वाले ये पहले विचारक थे, सबसे पहले विचारक थे। ठीक है, चलिए। और हाँ, इनको एक चीज और, ये एक यथार्थवादी विचारक थे। अरस्तु कौन थे? अरस्तु एक यथार्थवादी यथार्थवादी विचारक थे ये। ठीक है, यथार्थवादी विचारक यानी कि इन्होंने जो भी हमारा जो जगत है, ठीक है, उसमें जो भी हो रहा था राज्य में, ठीक है ना, इन्होंने देखकर, सब चीजों को देखकर अपने विचार दिए थे। यानी कि ठीक है, ये कल्पनावादी नहीं थे जैसे कि प्लेटो थे हमारे आइडियोलॉजिस्टिक। ठीक है ना, आइडियोलॉजी जो इन्होंने अपनी दी थी सारी, वो उनकी सारी कल्पनावादी थी, सारी इन्होंने कल्पना करके दी थी। ठीक है, बट इन्होंने जो अपनी आइडियोलॉजी दी है ना, इन्होंने सारे सब कुछ देख के दी है, सारा रियलिस्टिक। ठीक है, ये एक रियलिस्टिक थे, यानी कि सब कुछ देख के इन्होंने अपने विचार दिए थे। ठीक है, ये रियलिस्टिक थे, और जो प्लेटो थे वो आइडियलिस्टिक थे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनके राज्य उत्पत्ति सिद्धांत के बारे में। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कैसे राज्य अस्तित्व में आया इनके अनुसार। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। राज्य अस्तित्व में कैसे आया, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। देखिए, राज्य की उत्पत्ति के संबंधी के बारे में जिन्होंने विचार दिया ना, उसे विश्लेषण, इसमें उन्होंने विश्लेषणात्मक विधि का यूज किया है। ठीक है, किसका? विश्लेषणात्मक विधि का यूज किया है। अब ये विश्लेषणात्मक विधि होती क्या है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने जो बोला कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुआ, इन्होंने बताया कि सबसे पहले व्यक्ति आया। सबसे पहले कौन आया? व्यक्ति आया। सबसे पहले आया व्यक्ति। ठीक है, और व्यक्ति अपने आप में अपूर्ण होता है। ठीक है ना, वो पूरा नहीं है। इनका मानना था व्यक्ति अपने आप में अपूर्ण होता है, उसका जो विकास होता है वो राज्य में ही होता है। ठीक है, पूरा। तो व्यक्ति पूरा अपूर्ण होता है, तो उसने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, उससे क्या हुआ? परिवार बना। ठीक है, परिवार बना, उसके बच्चे हुए, उससे क्या हुआ? आगे परिवार बना। ठीक है, ये पूरा परिवार बना। व्यक्ति आया, उसने अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ठीक है, उससे क्या हुआ? एक परिवार बना, परिवार अस्तित्व में आया। ठीक है, परिवार अस्तित्व में आया, एक परिवार बना, दो परिवार बने, परिवारों से मिलकर गांव अस्तित्व में आया। कौन आया? गांव। ठीक है, गांव अस्तित्व में आया, फिर ये गांव बने, एक गांव, दो गांव, गांव के कारण अस्तित्व में कौन आया? फिर आया राज्य। गांव के निर्माण के बाद में राज्य अस्तित्व में आया। ठीक है, इस प्रकार, इस तरीके से एक राज्य की उत्पत्ति इन्होंने बताई है अरस्तु ने। ठीक है, देखिए, इसलिए क्या बोलते हैं राज्य को लेके? इसलिए बोलते हैं कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। इसलिए इन्होंने एक बात भी बोली थी कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। जिनका कोट्स है इसको याद रखना। ठीक है, ये इन्होंने ये बात बोली है, अरस्तु ने बोली है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। ठीक है, राज्य से रिलेटेड इन्होंने एक सावयवी सिद्धांत को लेके भी बात की है। सावयवी सिद्धांत को लेके भी इन्होंने बात करी है। अब इन्होंने इसमें क्या बोला है? देखिए, इसमें इन्होंने बोला कि जो राज्य होता है ना, इन्होंने राज्य को तो शरीर की संज्ञा दी है। राज्य को इन्होंने बोला है शरीर, और जो व्यक्ति या फिर जनता होती है ना, व्यक्ति या फिर जनता, सॉरी व्यक्ति गलत लिख दिया,
या फिर जनता, ठीक है, ये होते हैं अंग। यानी कि इनके कहने का मतलब था कि राज्य नामक शरीर में जनता या फिर व्यक्ति नामक अंग द्वारा कार्य किए जाते हैं, ठीक है ना, कार्य संपन्न होते हैं, ठीक है। जैसे ही एक शरीर के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, हमारे आंख कुछ काम करती है, कान कुछ काम करते हैं, ठीक है, हमारे हाथ कुछ काम करते हैं, ठीक है, नाक कुछ काम करती है। तो इसी प्रकार से जो हमारे राज्य है उसके अंदर व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, ठीक है, इसी तरीके से। चलिए अब हम बात करते हैं हाँ, इन्होंने कुछ कोट्स भी दिए हैं, मतलब राज्य को लेके, उसके बारे में बात करते हैं। राज्य को लेके इन्होंने और क्या 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 बातें बोली हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए और क्या इन्होंने राज्य को लेके बात बोली है। जैसे कि इन्होंने बोला है राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है, राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है। इन्होंने कुछ बातें बोली हैं, इन्हें याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछी जाती है कोट्स के रूप में, ठीक है। राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है, मनुष्य से पहले है। व्यक्ति राज्य, गलत हो गया थोड़ा सा, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, ठीक है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। इन्होंने बात बोली है। सेकंड, इन्होंने बोला है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, मनुष्य को राजनीतिक प्राणी बताया, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और इन्होंने बोला है कि और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। और इन्होंने राज्य को लेके क्या बातें बोली हैं, देखिए। समाज से बाहर रहने वाला व्यक्ति, इन्होंने बोला है समाज से बाहर रहने वाला व्यक्ति या तो देवता है या पशु, ठीक है। उन्होंने कहा है समाज से रहने वाला व्यक्ति या तो देवता है या फिर पशु, ठीक है, क्योंकि इनका मानना यही था कि एक व्यक्ति का विकास, उसका हर तरीके से विकास उसका, ठीक है, तो वो एक राज्य में रहकर ही हो सकता है, राज्य में रहकर ही व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सकता है, उसका मानना यही था, अरस्तु का मानना यही था। एक इन्होंने बोला कि ये फेमस कोट से, इसको याद रखना, कि समय, उनका मानना था कि समय की दृष्टि से तो परिवार पहले आता है, परंतु प्रकृति, प्रकृति की दृष्टि से पहले राज्य आता है। दो बातें बोली इन्होंने, ठीक है, कि समय की दृष्टि से तो परिवार पहले आता है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से पहले राज्य होता है। इसलिए इन्होंने मैंने जो पहले जो कोर्स बताया था आपको कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, ठीक है, तो ये बात सही है, ठीक है, इनके कोर्स के अकॉर्डिंग ये सही है, ठीक है। ये इन्होंने कुछ राज्य को लेके कुछ बातें कही हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके न्याय सिद्धांत के बारे में। इन्होंने न्याय के लिए क्या सिद्धांत दिया है, ठीक है, न्याय सिद्धांत के बारे में बात करते हैं जल्दी से, इसको रख कर देंगे।
न्याय संबंधित इनके क्या विचार थे, ठीक है। न्याय संबंधित इनके क्या विचार हैं, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने न्याय को दो भागों में बांटा है, दो तरीके से न्याय को इन्होंने बांटा है, ठीक है। पहला होता है वितरणात्मक न्याय, वितरणात्मक न्याय, ठीक है। सेकंड होता है हमारा, ये हमारा पहला है और ये हमारा सेकंड है। सेकंड होता है हमारा प्रतिवर्ती परिशोधात्मक, शोधात्मक, या फिर इसको प्रतिवर्ती भी कहते हैं, प्रतिवर्ती, ठीक है। परिशोधात्मक न्याय, या फिर इसे एक दूसरा भी कहते हैं सुधारक न्याय, सुधारक न्याय, ठीक है। परिशोधात्मक या फिर सुधारक न्याय, और परिशोधात्मक को प्रतिवर्ती न्याय भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दो न्याय दिए हैं, और ये दोनों न्याय किस आधार पे दिए जाते हैं उसकी बात करते हैं। ये किस आधार पे दिया जाता है और ये किस आधार पे दिया जाता है उसकी बातें करते हैं हम। इसको अरस्तू ने बोला है कि ये जो न्याय है ना, ये दिया जाएगा ज्यामितीय अनुपात में, ज्यामितीय अनुपात में, ठीक है। ज्यामितीय अनुपात में दिया जाएगा ये। सेकंड वो बात बोलते हैं कि इसमें क्या होगा कि ये योग्यता के आधार पे दिया जाएगा, यानी कि संसाधनों का वितरण जो भी होगा ना, संसाधनों का वितरण, संसाधन क्या, जैसे कि सम्मान, किसी को सम्मान देते हैं ना, सम्मान, कोई राजनीतिक पद, ठीक है, कोई पुरस्कार, ठीक है, इत्यादि। तो इन संसाधनों का वितरण योग्यता के आधार पे दिया जाएगा, ठीक है ना। योग्यता के आधार पे किया जाए, योग्यता के आधार पर, ठीक है। मतलब संसाधनों का वितरण जो होगा ना वो योग्यता के आधार पे होगा, यानी कि योग्यता यानी कि जो जितना ज्यादा कैपेबल होगा, ठीक है, जो जितना ज्यादा कैपेबल होगा उसको उतने ज्यादा उसको संसाधन मिलेंगे, यानी कि, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम, ठीक है। अच्छा, और इसको देगा कौन, मतलब कि देगा नहीं, इस न्याय को देने के लिए नियम कौन बनाएगा। अरस्तु ने बात की है यहाँ पर विधायिका की, कि एक विधायिका होगी जो वितरणात्मक न्याय को देने के लिए नियम बनाएगी, ठीक है। यहाँ विधायिका इसके लिए नियम कानून का निर्माण करेगी, ठीक है, नियम कानून का निर्माण करेगी। ठीक है, इसने ये बात बोली है ना यहाँ पे। तो ये दिया जाएगा ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्रिकल रेशियो में, ठीक है, अनुपात में ये और इसमें क्या होगा कि संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, यानी कि संसाधनों का वितरण योग्यता के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। जो जितना ज्यादा कैपेबल होगा उसको उतने ही संसाधन उसके अनुसार ही मिलेगा, ठीक है ना। और विधायिका इसके लिए नियम कानून बनाएगी, ठीक है। ये था उसका वितरणात्मक न्याय। अब हम सुधारक न्याय की बात करते हैं। ये दिया जाएगा अंक गणितीय अनुपात में, ठीक है। ये अंक गणितीय अनुपात में दिया जाएगा। सेकंड बात करते हैं, ये क्यों दिया जाएगा, ये किस लिए है, मतलब कि सुधारक न्याय किस लिए है। ये है कि समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था। ये अपराध से रिलेटेड है। समान अपराध के लिए
समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था। ठीक है, समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था। अमीर गरीबी नहीं होगी इसमें, ठीक है ना, अमीर गरीब जैसा कोई इसमें भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, भेदभाव नहीं होगा अमीर गरीब के लिए, कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि लाइक एग्जांपल ले लो। ठीक है, कोई अमीर है, ठीक है, उसने कुछ गुनाह किया है, उसने कुछ भी चोरी की है, ठीक है, तो उसको कुछ दिन की सजा सुनाई जाती है। ठीक है, 10 दिन की सजा सुना दी गई है। और कोई गरीब है, ठीक है, उसने भी चोरी की है, ठीक है, उसे भी सजा सुनाई गई, तो फिर उस गरीब को भी 10 दिन की ही सजा सुनाई देगी। ये नहीं होगा यहाँ पे कि गरीब है तो उसको 5 दिन की सजा सुना दी जाएगी, नहीं। अमीर है उसके लिए भी वही सेम रूल है, और गरीब है तो उसके लिए भी सेम रूल, दोनों के लिए सेम रूल होगा। ठीक है, समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था, और ये अंक गणितीय अनुपात में दिया जाएगा और ये ज्यामितीय अनुपात में दिया जाएगा। ठीक है ना, इस आधार पर ये न्याय दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ हो गई इनके न्याय की बात। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार, परिवार संपत्ति और दास्ता संबंधी विचार और क्रांति के कारण निवारण, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। ठीक है, थैंक यू।